अभी भी आगे भी रहे। विशेष रूप से तो मुझे कहना नहीं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं पिछले 2 साल से तो कोविड के कारण कम आना हुआ, और शुरू में तो सरकार ने बंदिश ही लगाई थी आने पे, और उसके बाद कोविड ने बंदिश लगा दी। और आशा करते हैं कि कोई तीसरा कोविड ना आए, ताकि हमारा आना जाना और आप लोगों से मिलना जारी रहे। बरसात के कारण मेरी इच्छा तो थी कि मैं जम्मू प्रोविंस का दौरा करूं, सभी 10 डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कुछ कोविड के कारण और कुछ बरसात के कारण, जिस तरह से इस दफ़ा पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सारी, जैसे दक्षिण जैसी जगह में बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और भी राज्य यूटी के अलग अलग भागों में बहुत नुकसान हुआ। तो उस कारण से मैं जा नहीं पाया उन जगहों को, लेकिन जो हमारी 37 विधानसभाएं हैं, 37 की 37 विधानसभाओं में डेलीगेशन आए, किसी विधानसभा से 4-4, 5-5, कोई 110 के करीब में डेलीगेशन से इन 3 दिनों में मिला, और हर रोज़ 14 से 16 घंटे हर दिन डेलीगेशन से बात हुई। इसी कारण आप लोगों से बात नहीं हुई, क्योंकि रात के 12:30 बजे से पहले कोई भी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई। और उन लोगों का बुलाने का एक ही मकसद था, एक तो कोविड के बारे में उनका क्या नुकसान हुआ, उनके इलाके में क्या नुकसान हुआ, उनकी सुविधाएं कैसी हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसी हैं, दवाइयों की सुविधाएं कैसी हैं, डॉक्टरों की सुविधाएं कैसी हैं, सड़कों की हालत क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, बेकारी और बेरोज़गारी की हालत क्या है, डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। तो इस बारे में ये 3 दिन में मैं कह सकता हूँ कि बहुत फीडबैक अच्छा मिला पूरे जम्मू प्रोविंस के 37 की 37 विधान सभाओं से। बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमने ध्यान दिलाने की ज़रूरत की है। मुझसे कहा है कि मीडिया से बात करें। एक तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि आज एमएलए कोई है नहीं, विधानसभा भंग है, तो आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी लोकतंत्र में कि उसके प्रतिनिधि जो जवाबदेह होते हैं जनता के सामने, वो ऐसी परिस्थितियों में बहुत काम आते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उस काम के लिए नहीं बनी। ब्यूरोक्रेसी का काम इंडोर है दुनिया के हर लोकतंत्र में। आउटडोर जो काम है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम होता। तो अभी 3-4 साल से है नहीं, वो स्टेट के डिवीज़न से पहले ही 1-1.5 साल पहले, उससे अभी 3-3.5 साल हुए विधानसभा को भंग हुए, जिसकी कारण से और भी ज़्यादा लोगों को तकलीफ है। हमारी मांग, जो हमारी पार्टी ने 5 मुद्दे रखे हैं, उसको हम फिर दोहराते हैं कि तुरंत ज़रूरत है इस स्टेट में जल्दी
उससे डिलिमिटेशन को खत्म करना, कंक्लूड करना, वाइंड अप करना, कंक्लूड करके वाइंड अप करना और स्टेटहुड देना। और स्टेटहुड के बाद, स्टेटहुड तो एक दिन का काम है, वो कोई लंबा चौड़ा डिलिमिटेशन की तरह काम नहीं है। उसके लिए तो एक दिन का सेशन बुलाने की ज़रूरत है और उसको बिल को पास करके स्टेटहुड देके और फिर तुरंत विधानसभा के इलेक्शन कराए जाएं। और उसके साथ ही फिर जो ज़मीन का हमारा है कि उसमें ज़मीन और नौकरियां, उनका प्रावधान होना चाहिए। हालांकि लेजिस्लेचर वो अपने आप से भी कर सकती है, अगर नेशनल लेवल पे उसका कोई प्रावधान न हो तो लेजिस्लेचर सक्षम है ये दोनों चीज़ें करने के लिए, वो हो सकता है। और कश्मीरी पंडित जो 30-31 साल से देश के अलग अलग भागों में है, दुनिया के अलग भागों में, उनको वापस लाना। तो हमारा अनुरोध यही होगा केंद्रीय सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था सभी पार्टीज को, उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पिछले 4 सालों से जो विधानसभा नहीं है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, उससे स्टेट विकास में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हर चीज़ में बहुत पीछे चली। उसका स्टेट को आगे ले जाने के लिए गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल इलाज नहीं, उसके लिए विधानसभा। यही फीडबैक सभी लोगों से मिला, आम जनता से मिला है, पूरे जम्मू प्रोविंस के लोगों से। आजाद साहब, दो सवाल हैं। एक पैकेजेस के जो पैकेजेस जासूसी कार्ड है उसको लेकर क्या कहेंगे, दूसरा किसानों के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आजाद साहब? क्या एक पैकेजेस जो जासूसी कार्ड चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कार्ड चल रहा है? पैकेजेस जो जासूसी कार्ड। अच्छा, वो सर दूसरा किसानों के मुद्दे, उससे मैं ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ क्योंकि वो वैसे ही चल रहा है 7 साल से। स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है सर, स्टेट गवर्नमेंट ने देखो, एजेंसी करे या सरकार करे, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। मैं पार्लियामेंट में कई दफा बन चुका हूँ 7 दिन में कि लीडर्स के फोन टेप होते हैं, लेकिन सरकार ने एक दफा भी सदन में ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल, चुप बैठो। तो चुप्पी हमेशा हाँ होता। तो आप कोई नई बात नहीं की, एजेंसी के द्वारा करते, पहले खुद करते थे। अभी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जिसमें जो देश विरोधी सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग थे वो देश विरोधी तत्वों में पाए गए, उनको पहले बर्खास्त कर दिया गया। और अभी कल एक CID को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जो भी पत्थरबाज होंगे या देश विरोधी एक्टिविटीज में सम्मिलित पाए जाएंगे उनको ना तो पासपोर्ट जारी होगा, ना ही उनका वेरिफिकेशन जो होगा वो क्लियर किया जाएगा सिक्योरिटी की तरफ से, ना ही उनको सरकारी जॉब मिलेगी। किस तरह से देखते हैं आप? बताऊं, जहाँ तक पत्थरबाज का सवाल, जो देश विरोधी है वो तो जेल में जाता है, तो उसके लिए तो वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देश विरोधी जो है वो जेल में है, तो उसको कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी होता था, आज भी होता था। और सर जल्दी क्यों होते हैं आप? जम्मू और मीडिया सबसे एक बहुत शांति से पूछो, बहुत देर बाद आए नहीं मैं पूछूं सबका। और जहां तक पत्थरबाजों का, वो पहले भी जो भी सरकार थी, जब भी पत्थरबाज होते थे वो उनको सीधे दे वर नॉट टेकन एट पार विद अदर पीपल, उनकी भी बहुत इंक्वायरी होती थी, उनकी एडवर्स रिपोर्ट जाती थी। कोई नया बात नहीं है, दिस इज द रिएट्रेशन ऑफ द अर्लियर द ऑर्डर्स। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार को कटघरे में रख रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप लोगों ने जो ऑयल बॉन्ड की बात की थी, 1 लाख करोड़ से अधिक भुगतान अभी भारत सरकार को करना है,
जिसका नतीजा ये है कि आम जनता को परेशानी, यानी कि कांग्रेस के कारण महंगाई आई है। अब वो तो कहेंगे ये कोविड भी कांग्रेस ने लाया है, वो तो अब पुरानी बात होगी, उस पर कोई यकीन नहीं करता है। आजाद साहब, अरे क्यों आप इतने जल्दी क्यों जवाब दो? ये सबको मालूम है कि कांग्रेस के वक़्त में क्रूड ऑयल की कीमतें कितनी थी और रिफाइंड पेट्रोल डीजल की कितनी थी। ये सबको मालूम है कि आज कितना क्रूड ऑयल नीचे है और कितना ऊपर रिफाइंड तेल पेट्रोल डीजल है। ये सबको दुनिया को मालूम है और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट किए, पूरी कंट्री ने किए, हमारी पार्टी ने भी पूरी कंट्री में किए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं के। अब ये सवाल है कि गवर्नमेंट जो है वो इनसेंसिटिव है। आप लोग लिखते भी हैं, तो गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, महंगाई हो तो हो, लोगों के सर पर है, हमें तो सरकार को क्या फायदा। तो हमें गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए टू द डिमांड्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। महंगाई सिर्फ गैस की नहीं है या चूल्हे गैस की नहीं है, पेट्रोल की है, डीजल की है, दारू की, सब्जियों की है, कपड़े की है, दवाई की है, हर चीज़ महंगी हो गई। जो भी आप चीज़ छू लोगे, जिसको हाथ लगाओगे खरीदने के लिए, वो दुगनी तिगनी 4 गुना कीमत में है। आप बताइए सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं बहुत सारी डेवलपमेंट पिछले 1-1.5 साल में जो है उनके टेन्योर में हुई है। एक तरफ हम ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं आम जनता के काम नहीं हो रहे जम्मू एंड कश्मीर में। उनको नाली बनानी हो, छोटे छोटे काम हो, वो नहीं हो रहे। आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? 2 चीज़ें तरह की डेवलपमेंट होती है। मैं अपने 40-42 साल के मंत्रिमंडल में रहने हुए, एक डेवलपमेंट होती है प्रपोजल बनाया, प्रपोजल बनाया, और दूसरी डेवलपमेंट होती है वो बन गया। दोनों में फर्क है। हमारे वक्त में बन गया होता था, आज प्रपोजल कागज पे है, इसलिए कागज वाले को आप अनाउंस करते जाओ। क्योंकि सब प्रपोजल डेवलपमेंट पेपर है, सड़क जमीन पे नहीं। इतना अंतर है आज और कम। आपने पूछ लिया, आप पूछे, सर स्टेट इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। आपने खुद कहा कि पहले स्टेट की डिमांड हो और उसके बाद इलेक्शंस की तैयारी हो। आप क्या खुद यहाँ कांग्रेस को लीड करेंगे इलेक्शंस में? क्योंकि इलेक्शंस बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी 370 हटाने का जो है प्रोपेगेंडा करेगी, दूसरी तरह के खेल में। तो क्या आप खुद यहाँ इलेक्शंस को लीड करेंगे अगर पार्टी आपको मौका देती है, और किस तरह की रणनीति रहेगी कांग्रेस की? देखो, लीड करने का सवाल क्या है? जब भी इलेक्शन होते हैं, मैं 40 साल से कैंपेन करता हूँ, यहाँ देश भर में करता हूँ, और ये होम स्टेट है, यहाँ तो करना ही करना है। क्यों नहीं कैंपेन करेंगे? तो कैंपेन करेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, ये अनिवार्य है कि पिछले 4 साल से एक बहुत बुरे फेज से स्टेट निकली, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो गया, कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स का काम खत्म हो गया, कश्मीर में फ्रूट का काम खत्म हो गया। जम्मू में इंडस्ट्रीज जो थी कठवा सामा में 75% बंद हो गई है। ये मैं पार्लियामेंट में रिकॉर्ड यहाँ से लेकर रख दिया हूँ। जब अभी फरवरी मेरी जब टर्म खत्म होनी थी उस सेशन में, और ये सब कश्मीर को कैटर करते थे। कश्मीर बंद हो गया तो उनकी जो सप्लाई देने वाले थे इंडस्ट्री वो बंद हो गई, जिससे लाखों अनएम्प्लॉयड यहाँ हो गए और 7,500 इंडस्ट्रीज बंद हो गई। उनमें अगर 1000 कुछ 100 भी होंगे तो 400-500 भी तो होते, तो थाउजेंड्स। यहाँ का दुकानदार खत्म हो गया, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का भी पर्यटन खत्म हो गया। तो और जो डेवलपमेंटल वर्क होता था वो हमेशा, वो कश्मीर में हो, जम्मू में हो, रूरल एरियाज में हो, सड़कें हो, दूसरे हो, ये चीज़ें कहीं नहीं है। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ऊपर से कोविड की वजह से और मुसीबत आ गई। तो इसलिए
मैं नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा विवाद खड़ा हो जाए। कुछ पार्टियां कहेंगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट देंगे, कुछ लेंगे हम लड़ेंगे, तो एक अलग फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अगर ये इतना टाइम 4 साल हमने वेस्ट किया है, अब हमको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों के लिए। फिर एक तूफान मच जाएगा, कोई कहेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में, कोई कहेगा मैं तभी इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक विवाद तो खड़ा हो जाएगा। फिर एक मुसीबत से निकलेंगे, दूसरी में, तीसरी में। हमको वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस। और उसका सिंपल है कि आप स्टेट बाद में दे दो, पहले दे दो, और अच्छे माहौल में आप स्टेट हुड दे दोगे इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले 4 गुना आपकी ज्यादा ये वोटिंग होगी, पार्टिसिपेशन होगी। तो किसी भी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट चीज है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है। तो लोगों की मैं ये कह सकता हूं कि यूटी में 1/4 पार्टिसिपेशन हो सकती है, 1/10 भी हो सकती है। और स्टेटहुड पहले दें, अनाउंस करें, और फिर इलेक्शन हो तो 10 गुना ज्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी। और वो पार्टिसिपेशन स्टेट के लिए भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी होगी, हिंदुस्तान के नाम के लिए भी अच्छी होगी, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी होगी। आजाद साहब, 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हराना आसान नहीं होगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, स्पेशली कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस अभी जो है यू सीम्स टू बी अ हाउस डिवाइडेड। आप देखिए पंजाब में जो पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं बनती, और कई जगहों पर ऐसा चल रहा है, राजस्थान में भी यही हालात हैं। तो क्या लगता है सर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कांग्रेस खड़ी हो पाएगी 2024 में सर? देखो, लोग अभी आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है सर। लोग हाउस तो कहीं नहीं, वो तो बीजेपी का भी ऑर्डर नहीं होता है। आपके अगेंस्ट हमारे था आपका G23 के ग्रुप, ठीक है, वो पार्टी को स्ट्रेंथन करने की थी, वो कोई डिवीजन नहीं था, वो परसेप्शन था। हम कहते हैं जल्दी इलेक्शन करो, इलेक्शन में नए चुन के आते हैं, बट देयर इज नो डिवीजन। अभी भी आपकी पार्टी का इंटरनल इलेक्शन नहीं, अब इंटरनल इलेक्शन इस कोविड में कैसे कर रहे हैं, इसलिए तो हम कोविड में मांग ही नहीं कर सकते। लेकिन ये ठीक है, आपका कहना है अच्छा, ये ठीक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी कहीं कमजोरियां रही और उन कमजोरियों को ठीक कर रहे हैं। ये तो ये जब स्टेप लेते हैं तो उससे थोड़ी बहुत के लिए डिसिप्लाइज होता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो ठीक होता है। आई थिंक वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट, यहाँ का सॉर्ट आउट हो गया। पंजाब का चैलेंज कैसे देख रहे हैं सर? कौन जीता है किसको मालूम है 24 तक क्या होगा, या हमें मालूम नहीं था कि ये कोविड आ जाएगा और जो हमारे पिछले साल हजारों कितने लाखों लोग हमसे चले गए। तो 24 तो अभी 3 साल है, 3 साल हमारा पूरा प्रयास करेंगे अपनी पार्टी को सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। पंजाब के बारे में बता दीजिए। पंजाब हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी दोबारा। आजाद साहब, मेरा सवाल भद्रवाह को लेकर है। जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भद्रवाह मेला भी शुरू करवाया था, भद्रवाह के लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब से सरकारें बदलती रही, आपको नहीं लगता कि भद्रवाह को इग्नोर किया जा रहा है? और साथ ही साथ एक और मांग है भद्रवाह के लोगों क्या सिर्फ भद्रवाह को इग्नोर किया जाता है? सारे स्टेट ही इग्नोर है। एक और मांग है, अरे सारी पूरी यूटी इग्नोर है। जिला बना दिया जाए भद्रवाह को। वो जिला मैं ऐसी कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि, लेकिन इग्नोर सब स्टेट यूटी है। आप बताइए। आजाद साहब, आपसे ये एक आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश भर में फैल हुई है। मैंने ये नहीं बताया, दूसरी मैंने बताया कि महंगाई को आप अपना, मैं बता रहा हूँ कि महंगाई है और महंगाई का नोटिस नहीं लिया जाता। एक क्या लगता है कांग्रेस, मतलब इतनी बीजेपी की तरफ से महंगाई भी आप कह रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप देख रहे हैं, कांग्रेस किस जगह कमजोर पड़ गई कि उसको अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर पाए? दूसरी चीज, ममता बनर्जी एक अलग फ्रंट बना रही है, क्या कांग्रेस भी उसमें शामिल हो? मुझे नहीं लगता अभी कोई फ्रंट ऐसा बन रहा। वो भी कई महीनों के, कई सालों से आई नहीं थी। पहले हमारी पार्टी रहती थी, मैं ही उसका अरेंजमेंट करता था, मिसेस गांधी प्रिजाइड करती थी। लेकिन इधर 2 सालों से जब से कोविड हुआ
तो वो मीटिंग नहीं हो पाई और मिलना मिलाना नहीं हो पाया। अब वो आई तो सबसे मिली और जीत के आ गई थी तो मिली। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी कोई ऐसा फ्रंट बनाने की कोई शुरुआत हुई है। आजाद साहब, जब राज्यसभा में आपका जो आखिरी दिन था आपकी टर्म का, तो वहाँ पर सभी ने आपकी प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपकी प्रशंसा की, आपने भी उनकी काफी तारीफ की। तो सर आजाद साहब, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी खूबी है, क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? चलिए आगे वाला भाई। पहली बार 170 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आप भी उसमें गए। उस मीटिंग के बाद क्या बदला? उसके बाद सिर्फ इतना बदला कि ये बड़े अरसे से 1-1.5 साल से कमीशन बनाया गया था, लेकिन कमीशन वो निकला नहीं घर से बाहर। उसके बाद तुरंत कमीशन कश्मीर भी गया, जम्मू भी गया, हर जगह गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया। तो उसका मतलब है जो गति है उसकी तेज़ हुई, क्योंकि कमीशन ये तय हुआ था हमारे कई साथियों की, वो हमारी भी मांग थी कि कमीशन अभी रुक सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में रोका गया था, यहाँ भी पोस्टपोन हो सकता है पहले इलेक्शन में। लेकिन उसमें गृह मंत्री जी ने एक अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा भाई नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ इतना अंतर है कि असम में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन की बात की कोई सीटों में फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चूंकि यहाँ स्टेट के डिवीज़न के बाद 7 सीटें बढ़ी हैं, तो अगर इलेक्शन करेंगे तो स्टेट या यूटी अल्टीमेटली स्टेट वंचित रहेगी 7 सीटों से, इसलिए अनिवार्य है। तो जिस पर हमने शुरू किया और मुझे खुशी है कि उसके बाद जो ऑल पार्टी की मीटिंग के बाद एक अच्छी शुरुआत हुई कि जो 1-1.5 साल पहले बनी थी कमीशन, वो लोग उसको भूल गए थे, वो एक्शन में आ गए, उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू की, उन्होंने मिलना मिलाना शुरू किया, अपना काम शुरू किया। अब हमें उम्मीद है कि उसको जल्दी कंक्लूड किया जाए और स्टेटहुड अनाउंस किया जाए और इलेक्शन हो। आजाद साहब, अभी आसाम और मिजोरम की पुलिस आपस में जिस तरह से भिड़ी है पिछले कुछ दिनों पहले, और किस तरह से देखते हैं कि ये क्या नई शुरुआत जो है वो हो रही कि 2 स्टेटों की पुलिस आपस में फायरिंग कर रही हो? ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि अगर स्टेटें इस तरह से आपस में लड़े, लोग आपस में लड़ते रहे हैं। बेलगांव में हमारा बेलगांव जो कर्नाटक में है वो कई साल तक झगड़ा चला महाराष्ट्र के बीच में और कर्नाटक के बीच में। ऐसे डिस्प्यूट नॉर्थ ईस्ट में कई एरियाज़ हैं जिसमें स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट एरियाज़ को लेकर रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 स्टेटों की फौज ऐसे लड़े जैसे 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ती है। वो अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में उन दोनों स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को, जहाँ दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है, वहाँ उनको रेस्ट्रेन करना चाहिए और उसमें सख्त से सख्त हिदायत देनी चाहिए कि ये ऐसे मसले जो है 2 स्टेटों के बीच में और सेंटर उसका आर्बिट्रेशन करके इंटरवीन करके उनको हल करना चाहिए। 2 स्टेटों की पुलिस को आपस में लड़ने की कभी इजाज़त नहीं